पारंपरिक संस्कृति के अनुसार नृत्य किया गया। आपको बता दें कि इस भिरुड़ी के त्योहार में ऊपर से अखरोट फेंकने की भी परंपरा है, जिसमें कि अखरोट फेंके गए जिसे कि बुजुर्ग, बच्चों और युवाओं ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहीं कई अन्य परंपराएं भी इस भिरुड़ी त्योहार में मनाई जाती हैं। है जौनसारी दिवाली, ये हमारा इसका विशेष वो है। इसमें महाराज हमारे यहाँ मासूम महाराज का जो है उसका उपलक्ष्य में हम इसे मनाते हैं और इसमें जो है करीबन 3 से 4 दिन का जो है ये हमारा त्यौहार होता है। और इस त्यौहार में हम जो है 2 दिन सुबह जो है भगवान के नाम गिनवानो, मासूम महाराज के नाम गिनवानो, होलिहात उसका नाम है, जिसे हम जो है उजाले के साथ समस्त ग्रामवासी जो है और जो मेहमान लोग भी आते हैं वो भी सुबह उठ करके लगभग 5 बजे अपना जो है मशाल जैसा जो है हर आदमी जो होलिहात बोलते हैं हम उसे जलाते हैं। और एक समूह में जो है उसके साथ गाना भी होते हैं, हारूल जो हमारी पौराणिक है वो भी उसके साथ रहती है। और अच्छा मनोरंजन के साथ साथ जो है उससे समस्त क्षेत्र के लोग जो है देखते हैं, दूर गाँव से उनको भी लगता है कि इस गाँव में कुछ आज बड़े फंक्शन हो रहा है। तो एक तो इसमें ये विशेष हमारा वो है। दूसरा जो है हमारा मासूम महाराज के नाम से इस दिवाली में जो है भिरुड़ी फेंकी जाती है, जिसमें हम वो अखरोट फेंकते हैं और उसमें समस्त गांव के बूढ़े, नौजवान, बच्चे सब उसका पूरा आनंद लेते हैं। मनोरंजन के साथ साथ जो भगवान का प्रसाद भी होता है। और उसके साथ हमारे यहाँ एक इसके दिवाली में जो एक महाराज का जो बनता है जिसे हम हाथी बोलते हैं, उसमें हमारे गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रथम व्यक्ति जो गांव के हैं वो उसमें बैठते हैं और उसमें नृत्य भी करते हैं, लोगों का मनोरंजन भी होता है। और बहुत अच्छा जो इसमें जो लोगों का आपस में मेल मिलाप भी होता है, भाईचारा भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। गाने से जो है सब लोगों का आपस में जो बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इस दिवाली को मनाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। ये जो दिवाली मनाई जाती है लगभग 5 दिन की होती है हमारे यहाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिवाली देवता के नाम का एक हाथी बनाया जाता है, जो लगभग 5 या 7 फेरे में नचाया जाता है। उसके बाद हर फेरे में लोग, जब हाथी उतरता है तो लोग हर फेरे में नाचते हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, मतलब इको फ्रेंडली जिसे बोलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सियाना है, मेन मुखिया वही बैठता है हाथी पे ना। बाकी रंग छोड़िए, ब्याह छोड़िए, अपना समस्त नाच दिखाती है। और हाथी जब फेरा ख़त्म होता है उसके बाद कार्टून आते हैं, जिसे जौनसारी में खेलूटे बोलते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है मनोरंजन का साधन। तो लगभग 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। धन्यवाद। रुड़की में महानगर रुड़की प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित टीम का शहर के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी और कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने अपना पूरी टीम के साथ नवनिर्वाचित टीम के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड, महामंत्री नसीम मलिक, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल, सचिव मुनीश सैनी और कोषाध्यक्ष शहजाद राजपूत का फूल मालों से स्वागत किया। इस दौरान सचिन गुप्ता ने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और जन समस्याओं को उजागर कर शासन और आमजन के बीच पुल का काम करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित टीम पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पूरी प्रेस क्लब जो है हमें मौका मिला उनकी सेवा करने का, और अपने जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्री अपने भाई का, उनका स्वागत करने का, अपने उपाध्यक्ष, अपने महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष का, तमाम प्रेस वाले यहाँ पे थे, तो उनका स्वागत करने का सौभाग्य हमें सबको प्राप्त हुआ। और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने उसमें जो है इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवाने के बाद अपनी जनरल बॉडी चुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल बॉडी लगातार जो है रुड़की की समस्याओं को उठाती रहेगी, रुड़की की समस्याओं का जो है निदान करने का काम करेगी। पहले तो सचिन भाई का, जो सचिन भाई है हमारे जो समाज सेवी है, ये इसी प्रकार से लोगों की जो सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। इन्होंने कोरोना काल में भी एक बहुत अच्छा कार्य किया था, लोगों को सेवा करने का, लोगों को अन्न देने का, लोगों को यहाँ से गाड़ी भिजवाने का। इसी प्रकार आज रुड़की महानगर प्रेस क्लब जो निर्वाचित हुआ, उन्हीं सभी जो बंदे थे यहाँ से, जो सभी जो भी कार्यकर्ता थे, उन सभी को बुलाकर उनका स्वागत किया।
उसी को देखते हुए आज हमें यहाँ से जितने प्रेस क्लब के लोग हमारे, मैं जो अध्यक्ष बना हूँ, मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो राजेंद्र भाटी जी जो MP रह चुके हैं, हमारे सचिन भाई है हमारे, और हमारे भाई लोग हैं, मैं इनका सबका आभारी रहूंगा और पूरा प्रेस क्लब इनका आभारी रहेगा। रुड़की महानगर प्रेस क्लब में जो वार्षिक चुनाव होता है उसमें जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव जो बनाए गए हैं, तो सचिन भाई के सौजन्य से सभी वरिष्ठ पत्रकारों का आज स्वागत समारोह था, जिसमें सभी का हमारे सचिन भाई ने जो है स्वागत किया और इस प्रोग्राम को सफल किया। जय हिंद। पुलिस ने टेंट के गोदाम से हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को असले के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को चोरों के पास से चोरी किए गए सामान के साथ 3 अवैध तमंचे, कारतूस और चाकू समेत चोरी करने का सामान भी बरामद हुआ है। आज कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि टांडा उज्जैन चौकी क्षेत्र स्थित सुभाष नगर के अनुराधा टेंट हाउस में विगत 28 नवंबर की रात शातिर चोरों ने टेंट का कीमती सामान और बर्तन वगैरह चोरी कर लिए थे, जिसके दर्ज मुकदमे में टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी ने अपनी टीम के साथ आज शुगर मिल रोड से अन्य चोरी की फिराक में तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ दीपक सिंह ने कहा कि तीनों शातिर चोरों का इतिहास खंगाला जा रहा है। से लगातार सूचना आ रही थी कि कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई, तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई थी, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए, तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो दो लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और एक से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि सर हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया गया। क्या नहीं, इन 2-3 में से 2 के पास से जामा तलाशी में एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ और तीसरे से एक चाकू बरामद हुआ। किस स्तर का ये अपराधी, किस स्तर के? सर इसमें जो अभी सामने आ रहा है, शाहरुख पहले जेल जा चुका है और बाकी उन दोनों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। मंगलौर में मौजूद करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर आज एक पक्ष अपर तहसीलदार और पुलिस टीम को लेकर मोहल्ला पठानपुरा स्थित करोड़ों की संपत्ति को कोर्ट द्वारा अपने पक्ष में फैसला देने की बात कहते हुए मौके पर पहुंचा, जिसके बाद दूसरा पक्ष भी मौके पर आ पहुंचा और दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता देख अपर तहसीलदार और पुलिस दोनों वापस लौट के। दोनों ही पक्ष मौजूदा संपत्ति को अपना बता रहे हैं। वहीं अपर तहसीलदार ने इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। जी मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। ये संपत्ति मेरे दादा ने अपने 3 चचेरों भाइयों के साथ मिलकर खरीदी थी। इसका कुल रकबा 1 बीघा 16 बीस से है। इसमें से 9 बीसवा यानी कि लगभग 10,000 फुट हमने ये डीएम और तहसीलदार ने सर्वे के आधार पर वक्फ बोर्ड में चढ़ा दी गई थी और 1975 से कलेक्ट्रेट में भी दर्ज थी। और जो वो विवेचक थे इसके पुराने, वो कलेक्ट्रेट में जाके सब रिपोर्ट देख के आ गए थे। कलेक्ट्रेट वालों ने ये जानकारी दी थी, मेहताब बेगम ने 1993 में ये संपत्ति दर्ज कराई है अपने नाम श्रेणी 10 का में अवैध कब्जेधारी गण बताते हुए कि ये इस संपत्ति में मेरा कब्जा है, जबकि किसी भी सरकारी संपत्ति पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता और ना ही कब्जे के आधार पर कोई संपत्ति बेची जा सकती है अगर वो किसी अन्य व्यक्ति की हो। बल्कि ये दोनों ही जगह चढ़ी हुई है। ये सरकारी भूमि के तौर पे भी कलेक्ट्रेट में भी दर्ज है और वक्फ बोर्ड में 1980 से एसडीएम रुड़की की सर्वे रिपोर्ट पर दर्ज चली आती है। जी इसमें कब्रिस्तान है। ये हाल फिलहाल में ही इन्होंने अर्जी फर्जी तरीके से लिया बेचा है। जिसने भी बेची है उस पर थाना कोतवाली मंगलौर में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उस पर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है और रुड़की में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये सब क्रिमिनल लोग हैं जिन्होंने खरीदा है। इनका यही काम है। और हमारी बुआ के ऊपर भी 2-3 मुकदमे धोखाधड़ी का दर्ज है। क्या नाम है? गुलबशर। ये गुंडा एक्ट लगा हुआ है। हमें पुलिस ने बताया है कि जिस व्यक्ति ने खरीदी है उस पर गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है। कुल 6-7 मुकदमे थाने वालों ने हमें बताया इस पर दर्ज है। वक्त संपत्ति की जांच की गई है। अच्छा, डीएम साहब से बात करेंगे फिर हम राजस्व विभाग की जांच कर इसमें जो भी करीम कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं प्रदेश की धामी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि यह उत्तराखंड के खिलाड़ियों का
स्वर्णिम समय चल रहा है। जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, तब से सीएम युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग की बात हो, सीएम धामी लगातार प्रदेश के और युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है और एक बहुत बड़ा ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं इसका उनकी सराहना भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हुआ है, ये बात मुझे इनके इस प्रयास से लगता है। क्योंकि जो 4% का आरक्षण, देखिए एक मुफ्त राशि आप देते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के खर्च हो जाएगी, उस पर पूरा जीवन नहीं मुनस्सर कर सकता। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है 4%, उस पर एक खिलाड़ी का पूरा जीवन चल सकता है। और खिलाड़ी की एक आयु सीमा होती है, एक उसको बहुत कम समय में रिटायर होना होता है, तो बाकी का जीवन उसका, क्योंकि वो खेल में समय देता है, तो बाकी का जीवन उसका असुरक्षित सा रहता है। इसलिए आप देखते हो समय समय पे मीडिया में विषय आता है कि साहब गोल्ड मेडल धारी चाय बेच रहा है, ये फलाने वो एक बड़े स्तर का खिलाड़ी जो है छोटे काम में लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया के माध्यम से हमको सूचनाएं मिलती है। लेकिन ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है, इससे एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर ये हुआ है। इसके साथ साथ जो अग्निवीरों को हम एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो उस आयु में छूट देने की बात कर रहे हैं, उनको आगे उनके लिए 36 आरक्षण का हम प्रावधान कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है हमारी सरकार का, मैं सरकार का इसमें स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने नंदा गौरा योजना के तहत 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया है, जिससे पात्र लाभार्थी अब नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में आम जनता ने आवेदन आमंत्रण समय की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने समय अवधि बढ़ने के लिए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर तक विस्तारित की जाती है। इस विस्तारित तिथि में नए आवेदन 20 दिसंबर 2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। देखिए, नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक 1 महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर राहत मिली है। अगले 3 साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है, जिस पर राज्यपाल द्वारा मोहर भी लगाई जा चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन व्यक्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल कर रही है और अब 3 साल का समय और लिया गया है, ये केवल और केवल चुनावी फायदा लेने वाला फैसला है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जा रही हो, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले इनके दिमाग में ये रहेगा 3 साल बाद फिर हम बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे पहाड़ों की रानी मसूरी में अब पर्यटकों को जान की समस्या से निजात दिलाने के लिए शटल सेवा शुरू की जा रही है। इस शटल सेवा से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की भी राह आसान होगी। जिला प्रशासन भी इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। बैठक में जिलाधिकारी समीर बंसल ने रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर मसूरी में शटल सेवा की योजना को अंतिम रूप दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर तक हाथी पांव और किंग क्रेग सैटेलाइट पार्किंग को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा।
इसमें टॉयलेट, कैंटीन, लाइटिंग, साइनेज और टिकटिंग बैरियर जैसे सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। देखिए, जैसे पहले भी शेयर किया गया था कि हमारे इस तरह के जो पर्यटक स्थल होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं हमारे रीजन के रेसिडेंट्स के लिए, उसमें अमूमन ये समस्या देखी गई है कि एक्सट्रीम क्राउडिंग और एक्सट्रीम कंजेशन के कारण स्थानीयों को और जो टूरिस्ट आ भी रहे हैं उनको सुगमता नहीं हो पा रही है। उनको बहुत समय क्यूइंग में और ट्रैफिक में ही बर्बाद हो जा रहा है। रिक्रिएशन और नेचर एंजॉयमेंट के लिए वो आते हैं, लेकिन कुछ और एक्सपीरियंसेस लेके जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एडवर्स होती जा रही है। सो इसी के मद्देनज़र सैटेलाइट पार्किंग जो हमारा फ्यूचर भी है, जहाँ से हम व्हीकल्स को एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दी टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट लोकेशन रोका जाए और वहाँ से उचित सुविधा प्रदान करते हुए जो हमारे टूरिस्ट हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाए। सो इस दिशा में हमारी किंग क्रेग और जो हमारा हाथी पाव बैंड है, वहाँ पे जो हमारी 6-7 किलोमीटर्स की रोड है, इन दोनों स्थलों को मिला के हमारी अराउंड 800-900 पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। अब चैलेंज सिर्फ यही है कि वहाँ पे हम सिविक एमिनिटीज विद इन टाइम बनवा दें, जैसे हमारे टॉयलेट्स हैं, फूड कैंटीन्स हैं, पार्किंग की उचित व्यवस्था है, लाइटिंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, साइन बोर्ड्स हैं और जो उसमें मेजर पार्ट था वो शटल का। तो हमारा शटल का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, अवार्ड भी किया जा चुका है। दोनों स्थानों से पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक तक उचित रेट्स पर टूरिस्ट को, पैसेंजर्स को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और विद इन मॉल रोड जहाँ पे उनके स्टे अरेंजमेंट्स हैं किसी भी होटल में, गेस्ट हाउस में, उस पे ऑलरेडी एक नए इनिशिएटिव के तहत बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिनको हम लूजली गोल्फ कार्ट्स बोलते हैं, तो वो पालिका की अपनी तो कुछ आ ही रही हैं, लेकिन एक व्यवस्था हम और करने जा रहे हैं कि हम इन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को कुछ संख्या बढ़ाकर आउटसोर्स बेसिस पे देना चाह रहे हैं, जिससे जो स्वरूप है हमारी विंटर टूरिज्म का, हमारे कार्निवल का, वो बेहतर होता हुआ नजर आए। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहे चौड़ीकरण कार्य किए जाने के अंतर्गत अब काठगोदाम के नरीमन तिराहे से गोला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसकी जद में लगभग अतिक्रमण कर बनाए गए 50 भवन आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय देते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को खुद ही अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं, नहीं तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि चिन्हीकरण की कार्रवाई को पूरा करते हुए अतिक्रमण की जद में आ रहे लोगों को अपने अतिक्रमण तोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि 15 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं टूटा तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा। रोड है वो NHA के पास है और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है ROW के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं और जो भी अतिक्रमणकारी हैं इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर द्वारा लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचकर वहां पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग का प्रतिनिधित्व मिलने पर लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग हॉल, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के लिए रुकने और अभ्यास करने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने वहां पर उपस्थित कार्यदायी संस्था और ठेकेदार को निर्देशित किया कि वे निर्माण कार्य में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, साथ ही गुणवत्ता के साथ साथ प्रगति कार्य की गति पर भी ध्यान देते हुए कार्य को जल्द समय से पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि फरवरी माह में पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग होनी है, जिसके लिए देश भर से खिलाड़ी, उनके प्रशिक्षक और निर्णायक आएंगे। इसलिए उनकी सहूलियत को बारीकी से ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाए।
जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब जिला पंचायत अधीक्षकों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने प्रशासक के रूप में पुनः कार्यभार ग्रहण किया है। अमरदेई शाह ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उनके द्वारा ग्राम पंचायतों से लेकर केदारनाथ यात्रा के संचालन में बेहतर कार्य किए हैं। साथ ही जिला पंचायत की आय बढ़ाने को लेकर भी 5 वर्ष तक कार्य किया गया। देखिए कि सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि जो हमारी माननीय सदस्यों की जो योजनाएं थी, जो उन्होंने हमारे माध्यम तक योजनाएं पहुंचाई थी, जो हमारे उन योजनाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आगे अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूर्ण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जो नई योजनाएं हैं अभी उन पे हम काम करेंगे। जो आधा अधूरे काम थे, जो सपने थे, उनका पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। पौड़ी में चारा उत्पादन एवं साइलेज प्रशिक्षण के तहत विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य सहकारिता को पशुओं के स्वास्थ्य बीमा व उन्नत किस्म के चारे की तकनीकी जानकारियां दी। पौड़ी ब्लॉक सभागार में ग्राम उत्थान परियोजना की पहल पर 2 दिवसीय चारा उत्पादन एवं साइलेज प्रशिक्षण का उद्घाटन विधायक राजकुमार पौड़ी व सीडीओ गिरीश गुणवंत ने किया। उन्होंने समूहों की आजीविका को समृद्ध करने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम को जरूरी बताया। कहा कि विशेषज्ञों की ओर से बताई जा रही जानकारी के माध्यम से समूह दुधारू पशुओं की देखरेख व उन्हें पोषण युक्त आहार सही मात्रा में दे सकेंगे। महिलाओं पर आधारित है और वास्तव में 2014 के बाद जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में आई है, महिलाओं के प्रति और महिला किस तरह से काम करे, किस तरह से विकास की मुख्य धारा में जुड़े, इसके प्रति आदरणीय मोदी जी का और हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक सपना है और उस दूरी पे हमेशा काम किया जाता है। तो उसी तरह पे आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है कि चारा प्रशिक्षण, जो हम अपने पशुओं को चारा देते हैं वो किस तरह का चारा हम पिछले दशकों में देते थे, पिछले वर्षों में देते थे, और आज हम किस तरह का चारा पशुओं को दें ताकि हमारी इनकम भी बढ़े, हमारा पशु भी स्वस्थ रहे और हमारा जो है विकास अधिक हो और हम अपने क्षेत्र के विकास की धुरी में जुड़ते रहें। उत्थान जो हमारा परियोजना है, रीप परियोजना से उनके माध्यम से यहाँ पे पन्नगर में ट्रेनिंग दी गई है हमारे विशेषज्ञों को, और वही विशेषज्ञ आज यहाँ पे आके जो हमारे 2 फेडरेशन है CLF लेवल के, उनकी जो महिलाएं उनसे जुड़ी हुई हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण का लाभ ये रहेगा कि जो भी हमारे ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते हैं तो उनको जो डेयरी उत्पाद वो करते हैं, अपने पशुओं से जो डेयरी दूध दही घी की प्राप्ति करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए उनको कैसे हम लोग पौष्टिक चारा उनको दे सकते हैं, साइलेज दे सकते हैं, उसके ऊपर ये प्रशिक्षण है। और साथ में उनको ये भी बताया जाएगा कि जो हमारे क्षेत्र में किस तरह के चारा वो अपने खेतों में उगा सकते हैं, और जो हमें नेचुरली जो चारे के पेड़ हमारे पास में है, चाहे भीमल है, बांज है, तो हम उनको कैसे दोहन करें जिससे कि पेड़ों को नुकसान भी ना पहुंचे और हमें चारा भी वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।